नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है मल्टीनेशनल कंपनीज़ या बहुराष्ट्रीय कंपनीज़, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में एमएनसी भी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स दोज़ कंपनीज़ हुज़ बिज़नेस इज़ स्प्रेड ओवर इन मोर देन वन कंट्री। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ जिसका बिज़नेस जो है वो एक देश में ना होके बहुत सारे देश में बिज़नेस करता हो। तो ऐसी कंपनीज़ जिसका बिज़नेस जो है बहुत सारी कंट्री में फैला है, जिसका बिज़नेस एक कंट्री में ही फ़िक्स ना होके अलग-अलग कंट्री में उसका बिज़नेस चलता हो, तो वो कंपनी बन जाती है मल्टीनेशनल कंपनीज़। देयर एरिया ऑफ वर्किंग इज़ इंटरनेशनल। मतलब यहाँ पर उनका जो दायरा होता है काम करने का या जो एरिया होता है वर्किंग का वो इंटरनेशनल है। वो एक ही जगह पर स्थित नहीं होते बल्कि उनका बिज़नेस जो है बहुत सारी कंट्री में चलता है। They are incorporated in one country but area of working is not limited to one country but many countries। मतलब उनकी जो स्थापना होती है वो एक कंट्री में तो होती है, उनका कॉरपोरेशन जो है इनकॉर्पोरेशन जो है वो एक कंट्री में होता है, लेकिन उनका कामकाज जो है वो दूसरी कंट्रियों में भी चलता है। उनका जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो एक ही कंट्री में सीमित ना रह के बहुत सारी कंट्री में चलता है। मतलब उनका जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझे कि हमने यहाँ पर कुछ कंपनी को एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है इंडिया में, लेकिन हमारा काम इंडिया के बाहर भी चलता है, हमारे बहुत सारे ऑफिसेस दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हमारा इनकॉर्पोरेशन बिज़नेस का तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन हमारी वर्किंग जो है दूसरी कंट्रीज़ में भी चल रही है, हमारा बिज़नेस जो है दूसरी कंट्री में भी चल रहा है, तो वो एमएनसीज़ कहलाएंगी। मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो जिनका बिज़नेस बहुत सारी कंट्रियों में फैला होता है, जो अपने कामकाज बहुत सारी कंट्रियों में फैला के रखते हैं। इनका एरिया ऑफ वर्किंग जो है इंटरनेशनल होता है। ये भले ही एक कंट्री में इनकॉर्पोरेट हो, लेकिन उनका कामकाज जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में चलता है। तो उसी को हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताएं। सबसे पहला है दे आर सेटअप इन डेवलप्ड नेशन। इसकी स्थापना किसी विकसित या विकासशील देश में होती है। मतलब ये जो इनकी स्थापना जो होगी, इनका जो सेटअप होगा वो एक डेवलप्ड नेशन में होता है या किसी विकासशील देश में ही होता है। दे हैव यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इनके पास व्यापक मात्रा में वित्तीय साधन होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और उसी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो अपनी कंपनी को और बढ़ाते हैं। दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स। इनके द्वारा उच्च किस्म की माल या उच्च किस्म का माल उत्पादित किया जाता है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज मोस्टली जो है हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स को ही प्रोड्यूस करती है, उच्च किस्म का जो माल है उसको ही उत्पादित करती है। देयर प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो उत्पादन है वो पूरे ही दुनिया में पाया जाता है, अवेलेबल किया जाता है। लेटेस्ट टेक्निक इज़ यूज टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। यहाँ पर इनके द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसमें लेटेस्ट तकनीक जो है इस्तेमाल की जाती है ताकि वो अच्छे से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। इट हैज़ प्रोफेशनली स्किल्ड एंड ट्रेन पर्सनल। इनके पास प्रोफेशनल लोग होते हैं काम करने के, जिनके पास स्किल होता है, जिनके पास नॉलेज होता है और वो इसी स्किल और नॉलेज को यूज़ करके इन कंपनियों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ या महत्व। तो सबसे पहला है मॉडर्न टेक्निक, नवीन तकनीकी। ये अधिकतर जो है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या किसी वस्तु को उत्पादन करने में मॉडर्न टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं, नवीन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसी के बाद अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में वृद्धि, क्योंकि ये जो मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये प्रोडक्शन कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल कर पाते हैं और जिसके वजह से जो यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी और उन लोगों को भी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, जिसके वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, इनका भी प्लस जो वो गुड्स खरीदता है उनका भी। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन,
इसका मतलब है कि यहाँ पर जो काम होता है वो इंटरनेशनली होता है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी उत्पादन होता है वो बड़े पैमाने पे किया जाता है, क्योंकि इनका जो दायरा होता है काम करने का वो एक कंट्री में सीमित ना होके बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है। तो ये प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो बड़े पैमाने पे करते हैं, ताकि वो दूसरी कंट्री में भी उनका प्रोडक्शन को सेल कर सकें। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मतलब है कि जो ये कंपनी है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करती है। वो ईज़िली कुछ सामानों को अवेलेबल पहुँचाती है दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। अगर एक जगह पे हमारी एमएनसीज़ एस्टैब्लिश हुई है, तो वो एमएनसीज़ क्या कर सकती है, उन कंट्रीज़ में भी अपना सामान पहुँचा सकती है जहाँ पर उस कंट्रीज़ को ज़रूरत हो। अपना बिज़नेस वहाँ सेटअप कर सकती है और अपने गुड्स एंड सर्विसेज़ को वहाँ पर अवेलेबल करवा सकती है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हेल्दी कंपटीशन, यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो एक तरीके से हेल्दी कंपटीशन करती हैं नेशनल कंपनीज़ के साथ, और इसी के वजह से जो कंज्यूमर हैं उनको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करने के चांसेस मिल जाते हैं। क्योंकि जब एक कंपटीशन होता है या प्रतियोगिता होती है किसी के बीच में, तो हर कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करता है, प्लस कंज्यूमर को या उपभोक्ता को खुश करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से एक कंज्यूमर जो है उसको बेनिफिट मिलता है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलती है और कंज्यूमर जो है वो सैटिस्फाइड भी होता है। इसके बाद है एडवांटेजेस टू एबिलिटीज़, क्योंकि इनके पास जो है कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये एक हाईली पर्सनल क्वालिफाइड पर्सनल को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, और जिसके वजह से अगर ये करते हैं ये सब चीज़, तो उसके वजह से उनकी एबिलिटी को यूज़ करके वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि है डीमेरिट्स ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी के दोष। तो सबसे पहला है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सबसे बड़ा दोष तो एक्चुअली क्या है, इनका जो मेन मोटिव होता है वो लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो ये अपने प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को दांव पे रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, उनको ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा सोशल वेलफेयर करे या पब्लिक के बारे में सोचे, बस वो अपने हित में सोचते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए सोचते हैं, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ये एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कंज्यूमर का प्लस सोसाइटी का। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट है जो हमने ऊपर पढ़ा, कि इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होता है, उनको प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ना कि दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये अपना प्रॉफिट देखते हैं, दूसरों का नहीं। तो इसलिए ये कंज्यूमर को भी कभी कभी एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, गलत एडवर्टीजमेंट देते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं, जिसकी वजह से एक उपभोक्ता या कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइट होता है और उनका शोषण किया जाता है। नेक्स्ट है मिसयूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, बहुत सारी माल प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता है, बहुत सारे मिलावट किए जाते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम आती है। मिसलीडिंग पब्लिसिटीज़, ये बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स को एडवर्टाइज करते हैं जो मिसलीड करते हैं, एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते प्रोडक्ट के बारे में, जिसकी वजह से कस्टमर्स जो है अधिकतर टाइम चीट किए जाते हैं, उनको धोखा मिलता है। लॉस टू नेशनल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अगर लार्ज नंबर पे स्टैब्लिश हो जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है ज़्यादा क्वांटिटी में, और अपना जो नेटवर्क है उसको बहुत ज़्यादा फैला देती है, जिसके वजह से जो हमारी कंट्रीज़ में जो नेशनल इंडस्ट्रीज़ है, लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको नुकसान होता है, क्योंकि इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस फिर नहीं दिया जाता, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो ज़्यादा स्टैब्लिश हो जाएगी, तो नेशनल कंपनीज बहुत कम बचेगी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है जॉइंट सेक्टर, जिसे हम हिंदी में संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। It refers to that organization which is jointly owned, controlled and managed by government and private sectors. तो जॉइंट सेक्टर्स या संयुक्त क्षेत्र एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार द्वारा और निजी सेक्टर्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं और ओन किए जाते हैं। मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके एक संस्था को
चला रहा हो, एक संस्था को नियंत्रण कर रहा हो, एक संस्था का प्रबंध कर रहा हो, एक संस्था को स्वामित्व बन रहा हो, तो वो जॉइंट सेक्टर कहलाता है या संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड जॉइंटली मैनेज्ड एंटरप्राइज। सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स मतलब निजी क्षेत्र दोनों ही पूंजी को कंट्रीब्यूट करते हैं, पूंजी को इकट्ठा करते हैं और दोनों ही मिलके इस सेक्टर को चलाते हैं, इस एंटरप्राइज को चलाते हैं। दे आर एस्टैब्लिश अंडर पार्टनरशिप। ये एक तरीके से साझेदारी के रूप में एस्टैब्लिश की जाती है, दोनों के बीच में एक साझेदारी होती है और उसी के बेसिस पे जॉइंट सेक्टर्स चलता है। In joint sectors, government share in the total capital is 26%, private owner is 25%, and 49% of the public and special finance institution. जॉइंट सेक्टर्स में या संयुक्त क्षेत्र में जो टोटल पूंजी है गवर्नमेंट की वो 26% होगी, प्राइवेट ओनर की 25% और पब्लिक और स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की 49% होगी। तो संयुक्त क्षेत्र या जॉइंट सेक्टर्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सरकार द्वारा और निजी क्षेत्रों द्वारा चलाया जाता है। ये दोनों ही मिलके इसको चलाते हैं, ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। ये दोनों ही कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और दोनों ही मिलके इस एंटरप्राइजेस को चलाते हैं। इन दोनों के बीच में एक साझेदारी एस्टैब्लिश होती है, एक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश होती है और उसी के बेसिस पे जॉइंट सेक्टर्स जो है वो चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट सेक्टर्स, संयुक्त क्षेत्र की विशेषताएं। सबसे पहला है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर द पार्टनर्स। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं, जो साझेदार होते हैं वो कौन कौन होते हैं? सरकार होते हैं और निजी क्षेत्र होते हैं। बेनिफिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हम जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसे हम हिंदी में मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जहाँ पर सरकार और जो निजी क्षेत्र है वो ही मिलके कंट्री को चलाते हैं। तो जॉइंट सेक्टर्स में भी ये बेनिफिट मिलता है क्योंकि सरकार और निजी क्षेत्र जो है इसी सेक्टर को मिलके चलाते हैं। रिस्क इज डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर जो जोखिम होता है, जो रिस्क होता है वो सरकार और निजी क्षेत्र में बांट दिया जाता है और दोनों ही उसी रिस्कों को हैंडल करते हैं। एडिक्वेट कैपिटल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर अधिकतर हमें पूंजी जो है अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाती है क्योंकि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही मिलकर पूंजी लगाते हैं इस क्षेत्र का निर्माण करने में। इट एनकरेज द कंट्री बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसके वजह से कंट्रीज की जो है डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होती है और एक तरीके से बैलेंस डेवलपमेंट इकोनॉमी की हो सकती है। तो ये इसके कुछ विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट सेक्टर्स। क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम देख लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं या लाभ है संयुक्त क्षेत्र की। सबसे पहला है सफिशिएंट कैपिटल रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पर जो पूंजी है, पूंजी संसाधन है वो अच्छी तरीके से हमें मिल जाता है क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलके पूंजी लगाते हैं, जिसके वजह से पूंजी का ज़्यादा कमी नहीं आती है और उस रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करके ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम किया जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड ग्रोथ। जॉइंट सेक्टर जो है वो अधिकतर उन सेक्टर्स पे ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देता है जहाँ पर बैकवर्डनेस है, मतलब जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं सेटअप नहीं हुई हैं, जहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है, बैकवर्ड एरिया है, तो उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा। जहाँ पर कुछ नहीं है, बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ पर जाके ये इंडस्ट्री सेटअप करेगा ताकि उन बैकवर्ड एरियाज़ को भी प्रमोट किया जाए और उन बैकवर्ड एरियाज़ का भी थोड़ा सा विकास हो सके, जिसके वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये अधिकतर उन चीज़ों पे ज़्यादा स्पेशल अटेंशन पे करता है जहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी है, तो वो उन चीज़ों की कमी को पूर्ति करता है, उन बैकवर्ड एरियाज़ में जाके इंडस्ट्री सेटअप करता है ताकि उन बैकवर्ड एरियाज़ का भी थोड़ा सा विकसित हो सके या थोड़ा सा विकास हो सके और प्लस हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके या इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्योंकि ये मिक्स सेक्टर है जहाँ पर दोनों ही सेक्टर्स मिलके काम करते हैं, तो जिसके वजह से हमारे इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छी तरीके से काम करती है और उनका भी विकसित होता है। नेक्स्ट है लेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर।
यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है और प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट मोटिव देखती है। तो इसलिए यहाँ पर जो एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर का वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोशल सर्विस करती है, तो वो कंज्यूमर के बारे में सोचती है और कंज्यूमर को ध्यान में रख के ही अपनी नीतियाँ बनाती हैं। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जॉइंट सेक्टर्स जो है उनके वजह से हमें थोड़ा बहुत एडवांटेजेस मिलता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जिसके वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निजी क्षेत्र भी इंक्लूड होता है, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो अधिकतर मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट सेक्टर्स। संयुक्त क्षेत्र के क्या क्या दोष हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन पार्टीज। पार्टीज का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से, मतलब सरकार और निजी क्षेत्र है, उन दोनों के बीच में अधिकतर तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसके वजह से हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता, तालमेल नहीं बैठती और वर्किंग जो है वो डिले होती है। रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क। यहाँ पर जो भी परिणाम आता है, जो भी रिजल्ट्स आता है वो अप टू द मार्क नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, प्राइवेट सेक्टर्स अपने तरीके से काम करती हैं, जिसके वजह से जो परिणाम है या रिजल्ट जो है उसमें भी दिक्कत होती है। देर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स। हमेशा डर बनाए रहता है कि हम कुछ ना कुछ जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो फोकट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, हमारा खर्चा सही जगह नहीं लग रहा है, और रिसोर्सेज का भी यहाँ पर वेस्ट होता है या बर्बाद होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स होंगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। मतलब जो गवर्नमेंट है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आएगा, पॉलिटिकल दखल अंदाजी आएगी, जिसकी वजह से कामकाज में रुकावट आने में या कामकाज में डिले होने में भी प्रॉब्लम आती है। एब्सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर जो है उसमें थोड़ी सी कमी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके बीच में जो हेल्दी कॉम्पिटिशन्स है वो नज़र नहीं आता है।